हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। और यूट्यूब के साथ साथ हम लोग अभी फेसबुक पे भी है। अगर जिन लोगों ने फेसबुक को फॉलो नहीं किया है, फेसबुक के साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो वहाँ जाके हमारे पेज को जो है वो फॉलो कर सकते हो। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की वही अपनी पुरानी किताब। और कक्षा 8 की इस किताब में जो है आज का चैप्टर रहेगा अपना बल। ठीक है। और बल जो है 8वां चैप्टर है, 8वां अपनी क्लास का 8वां भाग भी है आज। और जल्द ही हम लोग 8वीं कक्षा को खत्म करके बड़ी कक्षाओं में यानी 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं ऐसी बड़ी कक्षाओं में भी आपको जो है यहाँ से नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे। आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं आज बिना किसी देरी के अपनी कक्षा को। सबसे पहले आप लोगों को जो है मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो बल एवं दाब रहेगा। क्या रहेगा? बल एवं दाब। ठीक है। चलिए, बल एवं दाब हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आपको मेरे पीछे का दिखाई दे रहा है सब कुछ? जहाँ आपको दिखाई नहीं देगा वहाँ मैं हट जाऊंगा आगे से, है ना? तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे। चलिए, बल और दाब क्या होता है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए पर बच्चों। भाई, बल क्या होता है और दाब क्या होता है? देखो, बल और दाब के बिना इस प्रकृति में बहुत सारी चीजें नामुमकिन हैं। जैसे मैं ये जो लिख पा रहा हूँ, ये बल या दाब कहीं ना कहीं इसमें काम कर रहा है। अगर मैं किसी भी इस पेन को यहाँ से फेंकूं, तो पेन को फेंकने में भी मुझे बल या दाब में से कोई ना कोई चीज लगानी पड़ेगी। अगर मुझे कोई क्रिकेट की गेंद कैच करनी है, तो वहां भी मुझे किसकी आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों? बल की आवश्यकता होगी। समझ रहे हो? यानी कि बल जो एक ऐसी धनराशि है, एक ऐसी राशि है फिजिक्स की, भौतिकी की एक ऐसी राशि है बल, जो कि हमें हमेशा जरूरत इसकी पड़ती है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलने के दौरान अगर कोई बल्लेबाज शॉट मार रहा है, तो शॉट जब मारता है तो उस टाइम वो बल का उपयोग करेगा। वहीं कोई फील्डर या क्षेत्र रक्षक अगर उस बॉल को कैच कर रहा है, तो वहां भी आपको किसकी आवश्यकता होगी मेरे बच्चों? बल की आवश्यकता होगी। आपको किसी स्टूल को, टेबल को उठा के कहीं बाहर रखना है, तो वहां भी आपको बल की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इन सब चीजों में बल की आवश्यकता होती है। और गति को तो हम कक्षा 7 में पढ़ ही चुके हैं। देखो, मैं इस किताब को पढ़ाने का मेरा एक मकसद ये रहता है कि आपकी नींव मजबूत की जाए। मैं चाहूं तो डायरेक्ट बड़े लेवल तक जा सकता हूं, इसमें एक भी समीकरण आपके नहीं आएगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। एक भी ऐसी कोई समीकरण इसमें नहीं आएगी। एक भी ऐसा कोई दबाव वाला जो सेंटेंस है वो इसमें नहीं आएगा। जैसे जैसे आप लोग पहले बल को समझोगे, उसके बाद हम लोग 9वीं 10वीं में बल के बारे में और चीजें अध्ययन करेंगे। तो उससे हम लोगों को जो है क्या होगा कि वो चीजें हम लोगों को नई नहीं लगेगी, और वो चीजें हम लोगों को ऐसी लगेगी कि यह तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमें लगातार फॉलो करते रहिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। मैं बिल्कुल जो जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना चैप्टर, वैसे ही पढ़ के सुनाता हूँ। और इसका एक कारण ये है, मैं चाहूँ ना तो अच्छे से नोट्स बना के करवा सकता हूँ, और वो मैं करवाऊंगा। वो भी मैं करवाऊंगा। मैं 10वीं क्लास के पूरे के पूरे बायोलॉजी का एक पूरा चैप्टर लाने वाला हूँ। 9वीं क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर लाऊंगा। 9वीं क्लास का पूरा फिजिक्स लाने वाला हूँ। 9वीं क्लास की पूरी केमिस्ट्री लाने वाला हूँ। तो ये बड़ी बड़ी कक्षाओं की जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी बायोलॉजी है, पूरी की पूरी फिजिक्स है, उनको एक साथ में लेके आऊंगा। वन शॉट नोट्स इसके मिल जाएंगे, वन लाइनर आपको इसके मिल जाएंगे। तो सब कुछ अगर यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री है, तो क्यों फॉलो नहीं करते हो? करो ना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं, क्या सीखे थे कि वस्तुएं क्या करती है, गति कैसे करती है। भाई, वस्तुओं में क्या होती है? गति। बिना गति के क्या इस संसार में कोई भी कार्य मुमकिन है? अगर आप पंखे की गति देखोगे, तो पंखा कौन सा गति करता है? घूर्णन गति कर रहा है, जिसके द्वारा आपको क्या मिल रही है? हवा मिल रही है। अगर आप यहाँ से, आपको चौड़ा रास्ता जाना है या फिर कहीं भी आपको यहाँ से जाना है, तो जाने के लिए, मुझे यहाँ से जाने के लिए जो है एक गति करना होगा। अब वो गति चाहे वो मेरी सरल रेखा में गति हो, जैसे मुझे आप लोग बोलो कि सर यहाँ से आप लोग उस दरवाजे तक जाओ, सामने मेरा दरवाजा है, उस दरवाजे तक सर आप जाइए। अगर मैं उस दरवाजे तक जाऊंगा प्यारे बच्चों, तो उसमें मैं या तो सीधा जा सकता हूँ,
या फिर जहां से मेरे पास में पड़ेगा उस रूट को भी मैं ले सकता हूँ। यानी हम कोई भी रूट ले सकते हैं, लेकिन उस रूट में क्या अनिवार्य है, गति होना अनिवार्य है। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? अब जैसे मान लो आप लोगों ने हवाई जहाज देखी है, हवाई जहाज, आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी है, आप लोगों ने बस देखी है, आप लोगों ने साइकिल देखी है, मोटरसाइकिल देखी है। अब मैं यहाँ पे साइकिल और मोटरसाइकिल का उदाहरण लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक साइकिल है और आप लोगों बड़े जो है आप लोग बड़े घर के चिराग हो, तो आप लोगों के पास मोटरसाइकिल है। ठीक है। तो जैसे मोटरसाइकिल हम लोग मैं साइकिल चला रहा हूँ, आप लोग पीछे से आ रहे हो और मुझे जो है बोल के जा रहे हो गुरुजी प्रणाम, और आगे निकल गए भाई। अब आगे निकल गए, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप मेरे से तेज गति से चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, मोटरसाइकिल है, और मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं साइकिल से आपकी मोटरसाइकिल को क्या पकड़ सकूं। तो ये हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि उसकी गति ज्यादा है, इसकी गति कम है। ये हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। बात करते हैं किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, जो डिस्टेंस है, यानी एक किसी समय में, जैसे मैं 5 किलोमीटर चलता हूं 10 मिनट में, तो वो दूरी क्या कहलाती है आपकी, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप ये भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ से किसी, यहाँ पे कोई फर्श है, पर्स है मेरे पास, पर्स, प्रस मतलब समझ रहे हो ना, एक समतल है, समतल जगह है। मैं यहाँ से किसी बॉल को लुढ़काऊंगा तो बॉल एक एक दूरी तय करने के बाद क्या होगी, रुक जाएगी। अब उस पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, वो क्यों रुक रही है? क्योंकि वहां उसका घर्षण बल उसका काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है। उसके बाद बात करें, कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है, और कभी कभी क्या है, गति की दिशा ही बदल सकती है। जैसे मैं यहाँ से लुढ़का रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कोई अवरोध आ जाए जिसके कारण वो अपनी दिशा बदल के भी लुढ़क सकती है, या फिर उस तरफ ढलान ज्यादा हो तो उस ढलान के कारण भी वो क्या कर सकती है, लुढ़क सकती है। ठीक है। उसके बाद में बात करें, यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए और अपनी दिशा भी बदल ले, और यह भी संभव है कि गेंद धीमी भी हो जाए क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है, और दिशा भी चेंज कर ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तुएं धीमी या तेज कैसी हो जाती है, अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल जाती है? देखो कितने तरीके से समझाया हुआ है। आप लोगों से पहले इन्होंने प्रश्न किए हैं, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाई है। तो इसीलिए बोलता हूं कि जो एनसीईआरटी किताबें हैं ये खजाना है मेरे भाई। मैंने थंबनेल में भी लिख रखा है खजाना, है ना। ऐसा मत समझना कि वहां पे सोने चांदी मिल रहा है, यहाँ पे सोना चांदी को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सोना चांदी से कम नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग इसको जो है वो धैर्य के साथ पढ़ेंगे, हर एक चीज को। ठीक है। जहां जहां आपको नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलो, चलो तो आपको समझ में आया, मैंने बहुत सारी बातें आपको की है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसा भी हमारे पास सेटअप है वैसा ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो है प्रायोरिटी दी जाए कि किस प्रकार से हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। देखो हर एक टीचर के पास हमारी एक अपनी जो है सीमाएं होती है। यहाँ से यूट्यूब से क्या बनता है वो आपको पता है, आप सर्च करके देख लेना कि क्या बनता है यहाँ से। यहाँ से कुछ नहीं बनता है, लेकिन हम लोगों का प्यार है आप लोगों के लिए। आप लोग हमें जो प्यार करते हैं, आप लोगों की एक कमेंट भी, अगर आप लोग एक कमेंट भी कर देते हो ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। आप मेरे व्यूज जाके देख लेना, बहुत कम व्यूज है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से अगर एक बच्चा भी पढ़े और उसका भी फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। उससे कोई ज्यादा अच्छी बात मेरे लिए नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि दोस्तों, अगर आप किसी को प्रोत्साहन दोगे तो आगे जाके, आज बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं जो मेरे से काफी अच्छा पढ़ाते होंगे, बहुत अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे पूरे जान दिल के साथ करता हूँ। मेरे पास कोई लोभ लालच की यहाँ पे चीज नहीं है। मैं किसी कोई कोर्स, आपको पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फ्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्री में सब कुछ चीजें फ्री में। मैंने ग्रेड फर्स्ट के इतना बड़ा, जहां पे 18-20 हजार रुपए फीस होती है, ग्रेड फर्स्ट के बहुत सारे टॉपिक कराए, लेकिन वहां रिस्पॉन्स कम आया, मैंने देखा। लेकिन रेस्पॉन्स आ रहा है, वहां भी अच्छा आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे से एक बच्चा भी पढ़े तो वो अपने मुकाम तक पहुंचे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना, और यहां तक हो मतलब आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, है ना, ये भी जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं।
आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल की गतिशीलता किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली यानी जो गोलकीपर होता है, गोल रक्षक, गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद को की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक जिसको फील्डर बोलते हैं, और बल्लेबाज, क्षेत्र रक्षक और बल्लेबाज जो है, बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को किस प्रकार रोकता है? जो बल्लेबाज हिट करता है गेंद को, उसको किस प्रकार रोकता है? इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है। गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है। जैसे बल्लेबाज कोई शॉट मार रहा है, तो शॉट मारेगा तो गेंद की क्या होगी? गति तेज होगी, उसकी दिशा भी परिवर्तित होगी। भाई मैं यहाँ से अगर बॉलिंग करवा रहा हूँ, सामने से कोई, आप लोगों में से कोई धुरंधर बल्लेबाज है, वो अगर शॉट मार रहा है, तो क्या उस गेंद की दिशा परिवर्तित होगी? और साथ ही अगर वो छक्का गया, है ना, 6 रन अगर आपने मारे, तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं उस गेंद की गति भी बड़ी हो। ठीक है, अतः इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्राय करते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं और फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, प्रहार करते हैं, तो उस पर बल लगाया जाता है। तो यहाँ पे बल के पास पहुंच गए आप। तो बल किस पे? अगर किसी गेंद को धक्का लगा रहे हैं, साथ में अगर किसी गेंद को मैं फेंक रहा हूं, और ठोकर अगर मैं मार रहा हूं, किक कर रहा हूं किसी चीज को, तो किक करने पे, ठोकर मारने पे या फिर प्रहार करने पे जो यहां पे क्या लग रहा है? बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बल को क्या कहते हैं हम लोग? फोर्स कहते हैं। ठीक है, बल क्या है? बल क्या है, ये प्रश्न आपके सामने है। बताओ, कमेंट में बताओ कि बल है क्या। जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है, उन पर क्या प्रभाव यह डालता है? अब देखो, बल के बारे में पढ़ते हैं। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग में की जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी न किसी परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यानी कि यहां से एक शब्द आपके बीच में आया कि वस्तु में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी वस्तु में परिवर्तन। यानी कि अगर कोई वस्तु प्रारंभिक प्रारंभिक अगर उसकी गति है प्रारंभिक वेग में, या फिर प्रारंभिक स्थिति में कोई वस्तु यहाँ पे मान लीजिए यू है, और वो बाद में क्या हो गई? वी स्थिति में चली गई, तो ये जो है, ये क्या है? परिवर्तन है। और ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है? इसको परिवर्तित करने वाली चीज को क्या कहते हैं? बल कहते हैं प्यारे बच्चों। तो बल समझ में आया कि मैं अगर यहां से किसी चीज को फेंक रहा हूं, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, और स्थिति में परिवर्तन करने वाला कारक क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो बल इतने प्यार से समझा है ना आपको। ठीक है, आगे और बात करते हैं। ये देखो, कुछ डायग्राम भी आपको दिए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं ना डायग्राम? ये पीछे, मेरे पीछे डायग्राम दिख रहे हैं। ये देखो, इस तरफ एक फुटबॉल का डायग्राम दिख रहा है ना? फुटबॉल का डायग्राम दिख रहा है, जिसमें जो गोलकीपर है वो किस प्रकार से किसी बॉल को रोक रहा है ना? किस प्रकार से किसी बॉल को रोक रहा है। और यहां हम लोग देखेंगे कि जो हॉकी है ना, हॉकी के द्वारा किस प्रकार से हिट कर रहा है। और यहाँ इस तरफ है ना, इस तरफ एक फील्डर है इस तरफ। ठीक है, और वो फील्डर किस प्रकार से जो है गेंद को रोकता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। चलो भाई, आगे बात करते हैं। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलो, क्या आपने ध्यान दिया है कि ये जो ऊपर कार्य दिए हुए हैं, मैं उनको नहीं बताऊंगा, हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए, यानी कोई भी जो वस्तु है उसको मोशन करने के लिए, गति में लाने के लिए उसे धक्का देना होता है। और धक्का देने को क्या बोलते हैं? अपकर्षित करना। याद रखना, धक्का देने को क्या कहते हैं? अपकर्षित करना कहते हैं। और खींचना है, उसे अभिकर्षित करते हैं। यानी धक्का देना अपकर्षित, खींचना क्या कहते हैं? अभिकर्षित। तो अभिकर्षित और अपकर्षित याद रखोगे ना? लिख लो, कॉपी में फटाफट से लिख लो। अपकर्षित यानी धक्का देना, और अभिकर्षित यानी खींचना। चलो आगे, अब देखो इंपॉर्टेंट, और बल की परिभाषा क्या बोल रहा है ये। बल की परिभाषा देखो, बल की परिभाषा देख लो मेरे बच्चों। चलो,
चलो, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, जिसे हम लोगों ने अभिकर्षण किया, अभिकर्षण कहा, और खिंचाव, जिसे हम लोगों ने अपकर्षण कहा, उसको बल कहते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के और खिंचाव को बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर देता हूं, ठीक है। अब बल किसे कहते हैं ये मत, ये कोई भी पूछे तो बोल देना कि अगर किसी वस्तु पर धक्का लगाएंगे और उसको खींचेंगे तो उस पर लगने वाले धक्के और खिंचाव को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो, अब देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल अन्योन्य क्रिया। अभी अन्योन्य क्रिया क्या होती है ये देखेंगे अभी, है ना। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं, अन्योन्य क्रिया के कारण बल लगते हैं। अब देखो, मान लीजिए ये एक डायग्राम है 8.2 ए डायग्राम है। इसमें एक एक जैसे मान लो ये कार है। देखो, कार बनानी आती है या नहीं आती है? नहीं आती है मुझे भाई। चल, मान लो ये कार है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, रामलाल। अब ये रामलाल भाई क्या कर रहा है, ये सिर्फ खड़ा है। तो क्या ये खड़ा रहेगा तो क्या अपने आप वो खड़ी गाड़ी क्या गतिशील अवस्था में आएगी क्या प्यारे बच्चों? तो पहला डायग्राम क्या कर रहा है कि कोई आदमी है रामलाल नाम का, वो स्थिर कार के पीछे खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण गति कार में आएगी क्या? नहीं। पीछे खड़ा हो रहेगा तो वो क्या धकेल रहा है, क्या क्या खींच रहा है क्या किस चीज को? अरे भाई, अभी मैंने क्या बोला कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है, ये उसको धक्का देना पड़ेगा या फिर खींचना पड़ेगा। अगर खींचूंगा नहीं, धक्का नहीं दूंगा, तो क्या उसमें परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, मुझे ये बता दो। नहीं आएगा ना। तो फिर नहीं आएगा तो फिर क्या करना है? एक मिनट। काम नहीं कर रहा अभी, है ना? कर रहा। चलो, थोड़ा सा क्या मेरे पीछे दिख जाए आपको यार, क्योंकि आप लोग भी इतनी दूर से आते हो पढ़ने के लिए, है ना। तो आपको दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब अपना टाइम तो वेस्ट किया ही है ना आपने। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। अब जैसे मैं कार को क्या कर रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं। ये देखो, स्थिति 2। अब धक्का दे रहा हूं तो क्या स्थिति में परिवर्तन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या कर रहा हूं मैं, धक्का दे रहा हूं ना, धक्का दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां दो डायग्राम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि बिना धक्का लगाए या बिना खींचे जो बल है वो काम नहीं करेगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है, यानी कि वो बल लगा रहा है और कार लगाए गए बल की दिशा में गति प्रारंभ कर देती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं इस तरफ कार को धक्का दे रहा हूं और इस तरफ गाड़ी आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना प्यारे बच्चों, नहीं हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। अगर वो जब भी रुक जाएगा तो हो सकता है कि कार थोड़ी दूर गई और रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बल जितना उसने लगाया, जितना उसने कार्य किया, वो कार्य पूरा होने के बाद वो जो बल है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग धक्का भी नहीं लगा रहे हैं और खींच भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। इधर तीन स्थितियां और देखो, एक स्थिति और देखो। ठीक है, एक स्थिति यहाँ पे 8.3 इधर है, तो 8.3 ए, ये 8.3। अब इसमें आप पता लगा सकते हो कि कौन किसे खींच रहा है, क्या कौन किसे खींच रहा है। यहाँ पे तीन स्थितियां और है, इन तीनों स्थितियों को मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिएगा कि मैं इसको किस प्रकार से जो है आपको समझाता हूँ। तो थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य के साथ इसको सुनना है, ठीक है बच्चों। चलो, अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये। चित्र 8.3 तीन स्थितियां दर्शाता है। यहाँ पे तीन है, ए बी और सी, तीन डायग्राम है और ये तीन स्थितियां दर्शा रहा है, जिसमें संभवतः आप परिचित होंगे कि क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है। 8.3 ए में दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही है, धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है, दोनों एक दूसरे को। अब जैसे मेरे सामने रामलाल आके खड़ा हो जाए, मैं इस प्रकार से पुश कर रहा हूं और रामलाल भी मुझे पुश कर रहा है, तो दोनों तरफ से क्या लग रहा है, बल बराबर लग रहा है।
ठीक है। अब बी स्थिति में देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रही है। बी स्थिति में लड़कियां एक दूसरे को युग्म बना के एक दूसरे को खींच रही है। ऐसा गोल गोल खेला ना आपने, अरे अरे ऐसे ऐसा खेला ना आपने, तो ये है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये चित्र 8.3 है और गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दिख रहा है साफ साफ, तीनों स्थितियां हैं। स्थितियों में जो है दोनों दोनों स्थितियां जो है उसमें लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या यह आदमी तथा गाय पर भी लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब ये क्या बोलता है देखो, इन उदाहरणों में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। यानी कि दोनों में एक दूसरे के बीच में जो है वो परस्पर क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उसके बीच में बल लगता है। यानी जब तक दो वस्तुएं, जैसे ये पेन है, पेन को मैं धक्का दे रहा हूं, तो ये पेन अगर जब तक अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, जब तक मैं किसी से स्पर्श नहीं करूंगा, तो वह बल नहीं हो सकता है। क्या मैं यहां से फूंक मारता हूं और वो कागज है वो उड़ के चला जाता है, मान लीजिए कोई भी कागज उड़ के चला जाता है, तो हो तो रहा है ना दो वस्तुओं के बीच में कि कागज है और मेरी फूंक है। यानी कि मैं यहां से बल लगा रहा हूं और कागज और मेरे बीच में क्या लग रही है, अन्योन्य क्रिया हो रही है। अब देखो बलों की खोजबीन। बलों की खोजबीन किसने की, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। आपको सब समझ में अगर आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बताना। देखो कमेंट नहीं करोगे तो गंदे बच्चे होंगे। ठीक है, तो गलत बात है ये। चलो आइए बलों के बारे में कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लेनी है, जिसे आप जोर से धकेलने पर गति में ला सकते हैं। इसे धकेलने का प्रयत्न करना है। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब आप अपने मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करें। यानी एक ही दिशा में, मतलब कि एक कोई संदूक है, उसको हम लोग दो, पहले मैं अकेला धकेल रहा था, फिर दो जने उसको धकेल रहे हैं। अब आगे ये क्या बोल रहा है ये देखो। ठीक है। क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार मित्र को कहिए कि सामने से धकेले। कि मैं इधर से धकेल रहा हूं, सामने से उस पुस्तक को जो है, जो बॉक्स को जो है, वो कौन धकेल रहा है? मेरा मित्र रामपाल धकेल रहा है। ठीक है। तो वह इसे विपरीत दिशा में धकेले, क्या वस्तु गतिमान होगी? या यदि यह गति में आती है तो इस गति की दिशा को नोट करिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा सकता है? अब देखो, मतलब जिस दिशा में, जैसे मान लो मैंने जोर से धकेला और रामलाल को भाई साहब पता ही नहीं चला कि किस टाइम मैंने उसको पीछे धकेल दिया, तो यानी मैंने ज्यादा बल लगाया है। और रामलाल ने अगर मेरी तरफ बल लगाया है तो रामलाल ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा बल लगा रहा है। ठीक है, अधिक बल लगा रहा है। समझ में आया? क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां होती है। रस्साकसी देखा है आपने? रस्सा खींचते हैं। ठीक है। रस्से को विपरीत दिशा में खींचती है। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयास करते हैं और कभी कभी क्या होता है, रस्सा बिल्कुल नहीं खिंच सकता है। ऐसा होता है कि कभी कभी दोनों तरफ से समान बल लग जाए। ऐसा हो सकता है ना कि दोनों तरफ से क्या समान बल लग जाए। ठीक है, ऐसा तो हो ही सकता है। चलो आगे बात करते हैं। क्या यह 8.3 में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? बिल्कुल सही बात है। जो टोली अधिक जोर से खींचती है, अर्थात वह अधिक बल लगा रही है, और अंत में खेल में कौन विजयी होता है? जो अपनी तरफ खींच लेता है सामने वाले को, वही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यानी कि मैं और मेरा मित्र एक ही दिशा में बक्से को धकेल रहे हैं, तो दोनों के बल, जन मैं अगर 5 ग्राम बल लगा रहा हूं, ऐसे मान लो कि मतलब मैं 5 बल लगा रहा हूं, 5 न्यूटन का मैं बल लगा रहा हूं, सामने से मेरा दोस्त है वो भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दोनों का बल जुड़ के 10 न्यूटन का बल हो जाएगा, और 10 न्यूटन के बल के कारण हम उसको आसानी से धकेल पा रहे हैं। यही अगर मैं उसको अकेला धकेलता हूं, यानी मैं अकेला उस पर बल लगा रहा हूं, यानी कि जो बल लग रहा है वो केवल और केवल 5 न्यूटन का लग रहा है, और उस बल के कारण जो है वो बल
जो है जुड़ नहीं पा रहा है ना, और वही अगर वो सामने से 5 न्यूटन का लगा रहा है, मैं भी 5 न्यूटन का लगा रहा हूं, तो ये स्थिति समान स्थिति हो जाएगी, उदासीन स्थिति हो जाएगी। ठीक है। अब आप स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 8.2 में आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला, तो यह क्या हुआ? यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल जो है दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अब मान लो मैं 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, उधर से रामपाल 8 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है। मैं 5 का लगा रहा हूं, वो 8 का लगा रहा है, तो यानी कि उसका जो बल का अंतर होगा, वहां जो बल लगेगा वो 3 न्यूटन का लगेगा। किस तरफ लगेगा? मेरी तरफ लगेगा। यानी कि 8 न्यूटन का बल कौन लगा रहा है? सामने वाला लगा रहा है। तो सामने वाला अगर 8 न्यूटन का बल लगाता है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सामने वाला अधिक बल लगा रहा है, और मैं 8 में से कितने माइनस कर दूं? 5 माइनस कर दूं, तो 3 न्यूटन यहाँ पे मेरे पास जाएगा, यानी 3 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार हमने क्या सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है, बल्कि प्रबलता प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख भी करना होता है जिसमें बल कार्य करता है। यदि यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। क्या बोल रहा है कि बल की दिशा है और उसका परिणाम है, अगर उसमें परिवर्तन हो जाए, मान लो मैं ये इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, सामने से 8 का लग रहा है, अब मुझे आ गया गुस्सा कि यार हम तो हारने वाले हैं, तो मैंने इधर से 10 का लगा दिया, यानी कि 2 न्यूटन का बल एक्स्ट्रा मैंने लगाया, तो वो उस तरफ खिसक सकता है, उसकी दिशा में परिवर्तन भी हो सकता है, तो इसका प्रभाव भी बदल जाएगा। ठीक है। अब मैं पानी पीता हूं, जब तक आप लोग इसकी रीडिंग मारोगे। चलो। तो हम लोग इसका अर्थ क्या समझे कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर है, तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। ठीक है। बात करते हैं बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल वस्तु की गति की अवस्था में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। बात करते हैं किस प्रकार से, पहले एक क्रियाकलाप पढ़िए। रबड़ की एक गेंद लेनी है और इसे किसी समतल सतह जैसे मेज या कंक्रीट या फर्श पर रखनी है। ठीक है। रख दी। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का देना है। क्या गेंद में गति आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का देना है। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखना है। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करें, हथेली को हटा लेना है। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मान लो जैसे ही हम लोगों ने फर्श पर गेंद रखी, समतल पर गेंद रख दी, अब गेंद को धक्का देना है। ठीक है। अब इसकी चाल में क्या परिवर्तन आया? बढ़ेगी चाल तो बढ़ी। अब इसके बाद क्या हुआ? हथेली को जो है गतिशील गेंद के सामने रखना है। भाई इधर से मैंने गेंद गुड़काई और आगे मैंने हथेली लगा दी, अब वो यहाँ पे आके हो सकता है वो रुक जाए। तो यानी मेरी जो हथेली है, वो मेरी हथेली विराम अवस्था में भी उस जो गेंद है उस पे बल लगा रही है, ये आपको पता होना चाहिए, और गेंद की चाल जो है यहाँ पे कम हो जा रही है। ठीक है। आप इसी प्रकार से अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक करते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी। जैसे ही मैंने पेनल्टी शॉट मारा, पेनल्टी शॉट जानते हो ना, फुटबॉल में होता है, हॉकी में होता है। जैसे ही मैंने, हो सकता है किक लगा रहा हूँ, मतलब कि फुटबॉल की बात कर रहा है, तो मैंने पेनल्टी स्ट्रोक मारने के लिए गेंद पे जो है बल लगाया, बल लगाते गेंद गई किस तरफ? आपके गोलकीपर की तरफ, है ना। किक लगने के बाद पहले गेंद क्या थी? रखी हुई थी मैंने पेनल्टी स्ट्रोक, जैसे लगाया वो गेंद क्या हुई? गतिशील अवस्था में हो गई, और अतः इसकी चाल पहले क्या थी? शून्य थी। अब जैसे ही बल जो है गेंद को गोल की ओर गति प्रदान करेगा। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है, तो इस क्रिया में गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। यानी कि जैसे ही मैंने इधर से किक मारी, तो गोलकीपर ने गेंद रोकने के लिए क्या लगाया? उस पर झपट्टा मारा, तो हो सकता है वो उसके
टच होके वो रुक जाए और गोल ना हो। तो यानी कि वहां सामने बल लग रहा है और इधर भी बल लग रहा है। हो सकता है गेंद की गति इतनी ज्यादा हो कि गोली उसको पकड़ ही नहीं पाए और गोलकीपर यानी गोली जो है वो जो है वहां पे पकड़ नहीं पाए और उसका प्रयत्न जो है वो बेकार हो जाए, विफल हो जाए। लेकिन उसने उस पे बल लगाने की कोशिश की, जैसे ही उसके टच हुआ तो वहां उसकी जो गति है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि बल लगाने पे जो गति है वो कम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा जा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल क्या होती है, शून्य हो जाती है। जैसे पहले यहाँ पे मैंने किक मारने से पहले जो वस्तु विरामावस्था में थी, वही वस्तु जब गोली उसको रोक लेता है तो वो जो वस्तु है उसकी चाल उसी तरीके से शून्य हो जाती है जिस तरह से मैंने किक मारने से पहले जो गेंद थी वो शून्य हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे। आगे ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदल जाती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में हो तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति को की दिशा में के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में खेल खेला है, दिख रहा हो। मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते हुए देखा। अब मैं समझ गया हूं कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वो लगातार उसमें क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। देखा, ठीक है, देख लो, आपकी वजह से पसीना आ रहा है लेकिन फिर भी आपको पढ़ाने के लिए खड़ा हूं भाई, है ना। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल में परिवर्तित होती है, क्या वस्तु की चाल यहाँ परिवर्तित होती है। अब यहाँ एक क्रियाकलाप देखते हैं और क्रियाकलाप के माध्यम से कितना अच्छे से यहाँ पे चीजें समझाई हुई है, ये भी आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा क्रियाकलाप के आगे से मैं हटने का कोशिश करता हूँ। चलो इधर आ गए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। एक गेंद लेनी है और इसे क्रियाकलाप 8.3 की भांति ही किसी सतल पर रखना है और गेंद को धक्का देकर चलाना है। अब चित्र 8.8 में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखना है। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद में पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहेगी। इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक बार पैमाने को इस पर रखिए और ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाएगा। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। ये बोल रहा है कि पहले की हम लोगों ने पहले एक प्रैक्टिकल किया था और प्रैक्टिकल में हम लोगों ने क्या किया था कि गेंद को जो है समतल पे रखा था, रख दिया, फिर उसको लुढ़काया और हथेली आगे लाई। इस बार हमको हथेली आगे नहीं लाना है, एक पैमाना जो फुट आता है अपना फुट रखना है और बार बार रख के देखना है। अब इससे क्या होगा, पैमाने से टकराएगी तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि गेंद की जो गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा हो सकता है ना, निश्चित रूप से, ठीक है। तो हम लोग आगे अब क्या बात करेंगे इसके बारे में। अब देखो, इस प्रकार से पैमाना रखा, हो सकता है ये गति यहाँ से ये गति करती हुई गेंद आ रही है और टकरा के दूसरी दिशा में भी चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। हथेली से तो रुक गई थी, लेकिन हो सकता है कि गेंद की गति पैमाने से टकरा के और दिशा में चली जाए। तो ये भी हो सकता है कि ये भी एक इसका परिणाम हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। चलो अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देता है। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा देता है। क्रिकेट में बल्लेबाज से गेंद पर बल लगाकर अपनी शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है। इन सभी उदाहरणों में लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल व दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी वस्तु, अब देखो कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे कि क्रिकेट में जो है हम लोग शॉट मारते हैं। कोई वॉलीबॉल का खिलाड़ी है, वॉलीबॉल से वो अपने अपने पाले से दूसरे पाले में भी गेंद को पहुंचा देता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं,
ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, दिशा भी बदल देते हैं खेलते खेलते। जैसे गेंद को मैंने शॉट मारा तो गेंद इधर से आई और दूसरी दिशा में चली गई, तो ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, आपको सब चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है प्यारे बच्चों कि जिस जो आपको समझ में ना आए, है ना। ऐसी कोई भी चीज आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। देखो यहाँ बात करते हैं, चलिए थोड़ा मैं इधर हो ही जाता हूँ फिर, है ना। चलो तो आपको सब समझ में आ रहा हो ना, तो एक कमेंट जो जरूर कर देना भाई, है ना। मैं बार बार कमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कमेंट होते हैं तो ज्यादा उत्साह आता है। ठीक है, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी बोल रहा है किसी वस्तु की चाल है और उसकी गति की जो दिशा है, दोनों में ही होने वाले परिवर्तन इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा इनको व्यक्त किया जा सकता है। और बल जो है, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। यानी बिना बल के जो है हम लोग किसी वस्तु की गति में जो है परिवर्तन लाना असंभव है। अब गति की अवस्था क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील अवस्था में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, है ना। ऐसा बार बार हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि संदूक इतनी भारी हो कि मैं उसको धकेल ही नहीं पाऊं, मैं उतना ही बल लगा पाऊं जितना मेरे पास मेरी जो कार्य क्षमता है उस पर आधारित है। तो क्या बोलता है, यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगने पर भी वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है। अब आप लोग जाओगे, यहाँ से जा रहे हो रास्ते में, और रास्ते में कोई जो है आपको जो भाई साहब है, कोई भी भाई साहब, वो आपको बोले यार भैया थोड़ा धक्का लगा दो। अब आपकी स्थिति है ही नहीं धक्का लगाने की। मान लो आप अकेले हैं और ट्रक पे धक्का लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसको धकेल पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है जनरली। ठीक है, उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करें। इसी प्रकार यदि किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है, कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे गूंदे हुए आटा, जैसे आटा है उस पे हम लोगों ने बल लगाया, उसकी रोटी बना दी, तो ये एक प्रकार से है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, रबड़ की गेंद को पिचका देते हैं, तो ये एक प्रकार से उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त के लिए क्रियाकलापों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि बल क्या क्या कर सकता है। अब बल क्या क्या कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए, इससे आपको इसकी परिभाषा बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जो है किस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं इस पे, ये हम लोग देखते हैं। चलो इधर आ जाओ, चलो भाई। ठीक है, अब देखो, किसी वस्तु को विराम अवस्था में किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है कौन? आपका फोर्स या बल। और गतिशील वस्तु है उसकी चाल में भी क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। और क्या कर सकता है बल? गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है ना। और क्या कर सकता है कि वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है, ये भी हमने देखा। और इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। मतलब एक साथ कुछ भी कर सकता है, बहुत सारे आकृति में परिवर्तन भी ला सकता है और इसको मोशन भी कर सकता है। जैसे आप लोगों ने कई बार क्रिकेट खेला है। अब जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, तो 8 रुपए की एक बॉल आती थी, और 8 रुपए की जो बॉल थी वो रबड़ की बॉल थी। अब रबड़ की बॉल को जब भी हम लोग बहुत जोर से फेंक देते थे, और उस पर जब बहुत घुमा के बल्लेबाज यानी कि शॉट मार देता, मैं बहुत बड़ा बल्लेबाज था पहले, है ना। ठीक है, अभी भी मैं बहुत बड़ा बॉलबाज हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग जो है बॉलबाज मतलब आप लोग समझ लो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसको शॉट मारा, जोर से शॉट मारा, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बॉल दूर नहीं जाती है और बॉल वहीं रुक के उसकी जो आकृति है उसमें परिवर्तन
हो जाता है, वो ऐसे अंडेकार दिखाई देती है। और साथ ही आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी दोस्तों, कि वो ज्यादा दूर नहीं गई है लेकिन फिर भी दिशा में तो परिवर्तन हुआ है, यानी दो बल जो है, दो चीजें जो बल की है वो काम कर रही है उस पे। आपको समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बात करें, आ जाओ। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः कोई भी वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में परिवर्तन नहीं आ सकता है, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं हो सकती है और नहीं कर सकती है। आप आकृति में भी परिवर्तन अपने आप वो नहीं कर सकती है, यानी जब तक बल नहीं होगा तो ये चीजें नहीं होगी। अब आता है अपना टॉपिक, जो है एक तरह से पूरा स्टार्ट हो जाएगा सही तरीके से। संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? बिना संपर्क बल के दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। यानी मैं अगर किसी चीज को जो है यहां से फेंक रहा हूं तो उस पर कोई ना कोई बल लग रहा है। कौन सा बल हो गया? संपर्क बल। अब देखते हैं संपर्क बल क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो बल आता है वो है पेशीय बल, यानी अपनी मांसपेशियों के द्वारा। ऐसे समझो कि मैं यहाँ से टेबल धकेल रहा हूं तो मांसपेशियां काम आ रही है उसमें, यानी कि वो कौन सा बल हो गया? संपर्क बल हो गया। कुछ ना कुछ संपर्क कर रहा हूं ना। क्या बिना संपर्क के मैं ऐसे करूं यहां से ऐसे, तो यह टेबल जो पड़ी है मेरे सामने, क्या ये धकेल सकती है? क्या नहीं धकेल सकते इसको, ठीक है। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बिना छुए धकेल सकते हैं, उठा सकते हैं? क्या आप बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? क्या सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए? संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारी शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। हमारे जो मांसपेशियां क्रिया स्वरूप लगने वाला जो बल है वो पेशीय बल कहलाता है। तो पेशीय बल की परिभाषा भी याद रखना, ठीक है। ठीक है ना? तो पेशीय बल क्या हुआ? कि हमारे शरीर के द्वारा, हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर की मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला जो बल है वो कौन सा बल होगा? पेशीय बल होगा, ठीक है। आगे, और यही पेशीय बल आपके आहार नाल में भी लगता है। श्वसन करते हो तब कौन सा बल लगता है? पेशीय बल लगता है, पेशियों के द्वारा लगाया जाता है। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे, ठीक है। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग ही करते हैं। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपर्क बल भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आता है घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल पढ़ते हैं, चलो घर्षण बल पढ़ते हैं ना। घर्षण बल क्या होता है? क्या घर्षण संपर्क बल है क्या? क्या घर्षण संपर्क बल में आता है क्या? बताओ। आता है, बिल्कुल संपर्क बल में ही आता है। चलो, आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो यह भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाती है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? बहुत सारे अनुभव है जिनको जोड़ सकते हैं हम लोग, है ना। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई ना कोई बल प्रतीत नहीं होता है, फिर भी इनकी चाल धीरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? और अंत में क्या हो जाता है? विराम अवस्था। मैं यहाँ से किसी गेंद को लुढ़काऊंगा तो वो चलती चलती धीरी हो जाएगी, क्योंकि उस पर कौन सा बल काम कर रहा है प्यारे मित्रों? घर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है। इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इस पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है, और इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतह पर के बीच जो है वो घर्षण यानी खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है।
घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सत्वों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी करेंगे अध्याय 9 में, यानी अगला अध्याय रहेगा अपना, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चित रहिए। देखो बात ये होती है, बिना घर्षण के हम लोग इस फर्श पर चल भी नहीं सकते। जब तक हमारे फर्श और अपने पैरों के बीच में घर्षण नहीं होगा ना, नहीं चल सकते। अभी आप ऑयल डाल दो किसी फर्श पर, तो क्या उस पर चल सकते हो? क्या गिर जाओगे आप, है ना। असंपर्क बल या चुंबकीय बल क्या होता है? असंपर्क बल या चुंबकीय बल क्या होता है? देखो, इस प्रकार से कुछ चुंबक को चिपकाने वाला जो बल है वो होता है। तो असंपर्क बल है कि चुंबक का अपने आप जो बल लगना है, उसको चुंबकीय बल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। दो चुंबकों के समान ध्रुवों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे चुंबक लगा दिया, यहाँ पे एन सिरा, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये दोनों ही एन सिरे हैं, और इधर भी मैंने एन और एन सिरा ले लिया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अब ये जब प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित जो कर रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों समान समान ध्रुव जो है वो मिल चुके हैं, यानी कि इस पे कोई बल थोड़ी लगाना पड़ रहा है, बल नहीं लगाना पड़ रहा है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, या कोई संपर्क हो रहा है क्या दोनों के बीच में? नहीं हो रहा। तो बिना संपर्क के जो बल लग रहा है उसको असंपर्क बल कहेंगे। उनका एक उदाहरण ध्यान रखना, चुंबकीय बल है। और डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कौन सा असंपर्क बल है, कौन सा संपर्क बल है। इसमें चुंबकीय बल जो है वो संपर्क बल होता है या असंपर्क बल होता है, इस प्रकार के कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी किसी पाठ की शुरुआत करते हैं तो हम लोग बोरिंग हो जाते हैं। बोरिंग होने का कारण नहीं है, जब हम लोग धीरे धीरे पाठ को पूरा पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट भी आता है। और साथ में एक और चीज बताना चाहता हूं, जब भी हम लोग किसी पाठ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है शुरू में जो उदाहरण दिए जाते हैं, आप उठा के किसी पेपर को देख लेना जहां पे बल का टॉपिक आए, क्या इस पाठ में से कोई प्रश्न नहीं आया हुआ है क्या? बता देना मुझे। ठीक है, जब डेरिवेशनें आती है ना तो आप लोगों की हवाइयाँ उड़ जाती है वैसे ही। तो यहाँ समझो ना, ये चीजें समझ लो। अरे ये चीजें समझ लोगे तो हो जाएगा सब कुछ। ये कर लो, ये कर लो, ये पीछे लिखा हुआ सब कुछ आपके लिए है प्यारे बच्चों। ठीक है, बात करते हैं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण भी हो सकता है, खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाला बल को देखने के लिए आपको इनको संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकती है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल है? असंपर्क बल है। फिर एक बल आता है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या होता है? स्थिर विद्युत बल क्या होता है ये देखो। चलो, स्थिर विद्युत बल, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप देखते हैं। प्लास्टिक का एक स्ट्रो लेना है, स्ट्रो जो जिससे अपन जूस वगैरह पीते हैं, इसको लगभग दो भागों में बराबर काट लेना है और धागे की सहायता से एक टुकड़े के किसी मेज के किनारे से लटकाना है। अब स्ट्रो के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ के रखना है। दूसरे स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़ना है। स्ट्रो के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रो के समीप लाना है। सुनिश्चित कीजिए कि आप दोनों टुकड़े एक दूसरे के संपर्क में न आए। आप क्या देखते हैं? अब क्या देखते हैं ये हम लोग देखते हैं प्रयोग। अब लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़ना है। फिर से दूसरे स्ट्रो के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे के समीप लाना है। अब आप क्या देखते हैं? जैसे ये कोई कागज का सिरा स्ट्रो है, जैसे कोई स्ट्रो है, एक स्ट्रो को हम लोगों ने बांध दिया, तो हम लोग जो है उसको कागज के सिरे पे जैसे रगड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक स्थिर विद्युत बल उत्पन्न होगा। ठीक है, स्थिर विद्युत बल उत्पन्न होगा। ऐसा स्ट्रो जो है वो आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। ठीक है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित वस्तु, दोनों को आवेशित कर दिया आप लोगों ने। जैसे आवेश आया, आप लोगों ने कई बार किया होगा वो, है ना, पेन को ऐसे करके, या फिर आपके जो फुट होता है, फुट को हम लोग ऐसे बालों में ऐसे करके, या फिर इससे थोड़ी है कि तेल की वजह से वो कागज उसके चिपकता है, ऐसा नहीं है। वो किस वजह से आपस में एक दूसरे के आता है? क्योंकि उन दोनों में स्थिर विद्युत बल होता है। कहीं ना कहीं उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन वगैरह, जैसे से आगे पढ़ेंगे ना तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर विद्युत बल जो कौन सा बल है, इस आपके असंपर्क बल है, जो कि अध्याय 12 में आवेश जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है।
पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां व फल भी धरती की ओर गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का, अपना न्यूटन का जो सिद्धांत है वो देखा होगा। वो न्यूटन साहब बैठे थे भाई एक बगीचे के नीचे। अब जैसे बगीचे में बैठे थे एक पेड़ के नीचे, और पेड़ में क्या लगा हुआ था? ऊपर फल लगा हुआ था। अब वो फल जो है वो न्यूटन के आगे आके गिरता है, तो वो सोचता है यार ये फल नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? तो ये वहां से उसकी जो है खोज हुई गुरुत्वाकर्षण की। यानी कि कोई ना कोई पृथ्वी भी बल लगाती है, और वो बल आपके जो है पृथ्वी पृथ्वी में ही है। गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से जैसे ही बाहर हम लोग जाएंगे, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाएंगे, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल, आप उड़ भी सकते हो, जो उड़ने वाला सपना है वो भी पूरा कर सकते हो। एक बार अगर आप लोगों ने ऐसे किसी चीज को फेंक दिया तो वो नीचे नहीं आएगी बिना गुरुत्वाकर्षण के, ये भी ध्यान रखना। तो अगर आपके जब एक सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, तो यह विराम अवस्था में ही, जैसे ही इसको छोड़ा जाता है तो यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। क्या इस पर बिना बल लगे लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? यह भी असंपर्क बल ही है। क्या इसमें कोई संपर्क हुआ क्या? नहीं हुआ। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को कौन सा बल? गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। बल जो है हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता है। जैसे ही हम कोई न कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। ठीक है। फिर आ जाता है दाब। अब दाब क्या होता है? दाब भी हम लोग पढ़ते हैं। क्या दाब क्या होता है? क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते की में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न करना। ठोकिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। कील ठोक दी। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न करना है। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? नुकीले सिरे से जब हम लोग जो है जैसे मान लो कील के दो सिरे हैं, ऐसे समझो कि जैसे ये कील का आगे का सिरा है जो कि नुकीला है। पीछे का सिरा कैसा है? थोड़ा भोटा है। भोटा मतलब समझ रहे हो? जिस तरफ से हम लोग ठोक नहीं सकते। अगर मैं इधर से ठोकूंगा तो ठुक जाएगा, इधर से ठोकूंगा तो नहीं ठुकेगा। तो ये एक सीधा सा उदाहरण दे रहा है। सब्जियों को किसी कुंठित या फिर जो है कुंठित चाकू तथा इसके बाद एक तीखे चाकू के काटने का प्रयास करना है। किसमें आसानी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इस कार्य को आसान बनाने के लिए एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल जो है वो दाब कहलाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, एक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? दाब या प्रेशर कहलाता है। और दाब बराबर क्या होता है? बल, और बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है, ये इसका क्या है? सूत्र है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर मतलब बटा, इसलिए यह बल जो है बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक लगेगा। यानी नुकीली जो क्षेत्र है, अगर हम लोग उस पे उसकी तरफ से कील को ठोकेंगे तो बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है। कील के नुकीले सिरे क्षेत्रफल उसकी शीर्ष अपेक्षा बहुत कम है, इसीलिए वह बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने में पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देगा। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में छोटी पट्टियां क्यों लगाई जाती है? इस थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती है? आप और काटने तथा सुराख करने वाले जो औजार है उनको किनारे तथा तीक्ष्ण क्यों रखा जाता है? भाई चाकू को हम लोग तीखा क्यों करते हैं? बैक की जो पट्टियां होती है वो छोटी क्यों होती है? तो इसका कारण यही है कि जितना जो क्षेत्रफल है वो जितना कम होगा तो उस पर उतना ही बल ज्यादा लगेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। अब बहुत सारे क्रियाकलाप है, इनको पढ़ना है। एक क्या लेनी है? पारदर्शी कांच की एक नली लेनी है और प्लास्टिक का एक पाइप लेना है। पाइप जो है, पाइप
या नली जो है उसकी लंबाई क्या है 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास, व्यास मतलब समझते हो, जैसे ये है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसका व्यास है। ये व्यास कितना, 5 से 7.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की जो सीट लेनी है, आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की सीट को तानकर बांध देना है और पाइप को जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच से में से पकड़ना है। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहना है, पानी उड़ेलना है उसमें। और क्या रबड़ की सीट जो है बाहर की ओर फूल जाती है? बिल्कुल। और पानी में पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट करनी है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने एक पाइप लिया, अब पाइप ले लिया और उस पे जो है रबड़ या फिर कोई, आप लोगों ने क्या लगा दिया, गुब्बारे की कोई रबड़ की सीट लगा दी। ठीक है, अब उसमें क्या कर रहा, पानी भरना है, पानी उड़ेलना है। अब पानी उड़ेलेंगे तो क्या वो जो है बाहर की तरफ गुब्बारा निकलता है, और पाइप में जो है पानी का स्तंभ की ऊंचाई भी वहां पे देखनी है। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलना है, रबड़ की सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट करना है। इस प्रक्रिया को कुछ और बार दोहराइए। क्या आप रबड़ की सीट के फुलाव तथा पाइप के पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? तो ये बिल्कुल सही है। जैसे ही वो नीचे की तरफ फूलेगा तो पानी क्या है, नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा होता है जनरली। ठीक है, ये चीजें तो हम लोगों ने की हुई है। जैसे ये देखो, तो यहाँ जैसे ही ये फूला तो पानी का स्तर भी क्या हुआ, पानी का स्तर यहाँ पे था। ठीक है, जैसे ये फूला यहाँ पे, ये देखो, किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब, जैसे ही ये से दाब लगाया पानी ने तो ये और ज्यादा फूलेगा। ठीक है, प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मधुपेय या सॉफ्ट ड्रिंक का उपयोग भी कर सकते हैं। उपयोग में की जाने वाली बोतल भी लेनी है, बोतल भी ले सकते हैं। इसके अनुसार जो है, एक चित्र दिखाया हुआ है, नीचे भी दिखाता हूँ। बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगानी है, और ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, गर्म कर लिया। अब देखो उसके बाद क्या करना है, फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा देना है। सुनिश्चित करना है कि जोड़ के पास से पानी न रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसे पिघले हुए मोम से अच्छी तरह से क्या करना है, पैक करना है। कांच की नली में के मुंह को क्रियाकलाप 8.8 के अनुसार एक रबड़ की पतली जो है वो सीट से बंद करना है। अब बोतल को पानी से आधा भरना है। आप क्या देखते हैं, इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की सीट क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से देखो। अब यहाँ से क्या है, पानी जो है कुल मिला के दाब लगा रहा है, और इस तीसरे चित्र में भी क्रियाकलाप हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे छेद करेंगे तो पानी बाहर की तरफ भागेगा, और पानी में जो है यहाँ से दबाव लगेगा, है ना। दबाव जब लग रहा है तो दाब जब लग रहा है तो पानी क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने तीनों ही क्रियाकलापों में देख ली है। अब आगे बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, और वायु के इस आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल जो है वायु के पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर की ओर जो है फैली होती है, और इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, है ना। एटमॉस्फियर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और हम जो है, हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो लगने वाले को बल को जो है वो क्या कहते हैं, दाब करते हैं एक क्षेत्रफल पर। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन रखा खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाले गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जब अब ये देखो एक कोई चूसक है, ये देखो ये इसको दबा रहा है। जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा, वो एक बंदूक भी आती है और बंदूक के आगे लगा होता है। जैसे हम लोग उस पे उसको जो है फायर करते हैं, फायर करने के बाद वो कांच पे चिपक जाता है। जैसे हम उसको करते हैं तो उसके नीचे से एक प्रेशर हल्का सा हमको दिखाई देता है। अब देखो ये प्रेशर क्या काम कर रहा है, ये भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से काम करता है। कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकलती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसीलिए यह पृष्ठ के साथ क्या होता है, चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। ठीक है, इस क्रियाकलाप को संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में ये बीच से समस्त वायु को निकाल दिया जाए
तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं हो पाएगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से वायुमंडलीय दाब पे एक क्या लेनी है, 15 × 15 क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ के वायु के कारण लगने वाला जो बल है वो 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल जो 220 न्यूटन के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई 15 × 15 का 15 × 15 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर जो है ऊंचाई के स्तंभ से में वायु के कारण लगने वाला जो बल है वो लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल जो कि 220 है उसके बराबर होता है। यानी 225 किलोग्राम जो द्रव्यमान है उसमें किसी पिंड पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो 220 न्यूटन के बराबर होता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर पिचक क्यों नहीं जाते हैं, इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसलिए जो है ये दोनों दाब मिलके संतुलित कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली। अब आगे बात करते हैं। चैप्टर वैसे खत्म हो चुका है लेकिन ये पढ़ लेते हैं कि आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ओटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उसको नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के दो खोखले अर्धगोले जिसके लिए जो है जिनमें प्रत्येक का व्यास कितना 51 सेंटीमीटर था और इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु क्या निकाल दी। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में जो है वो खींचकर अलग करने के लिए लगाए, लेकिन घोड़ों ने जो है अर्धगोलों को अलग नहीं किए कर पाए क्योंकि वहां से हम लोगों ने क्या निकाल दी, वायु निकाल दी। तो ये इसके जो है वायु दाब का जो बल था वो इतना था कि इतने घोड़े भी जो है अर्धगोले को अलग नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन कैसे लगे और जो चैप्टर है बल व दाब वो आपको समझ में आया या नहीं आया ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।